हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। हमने पिछले एपिसोड में काफी डिटेल में यह देखा कि कैसे पुर्तगीज सबसे पहले यूरोपियन पावर के रूप में भारत आते हैं। वास्को डी गामा ने 1498 में कैलिकट पहुंचकर भारत के साथ यूरोप के बीच डायरेक्ट सी रूट को एस्टैब्लिश किया। पुर्तगीज ने केवल ट्रेड ही नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने आप को एक नेवल पावर के रूप में भी एस्टैब्लिश किया, चाहे वो कार्टेज सिस्टम हो या गोवा, दीव, बसीन जैसे कोस्टल एरियाज पे उनका कब्जा हो। हमने देखा कि कैसे अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को जीतकर पुर्तगीज स्टेट की नींव रखी, लेकिन पुर्तगीज की एग्रेसिव रिलीजियस पॉलिसीज, स्लेव ट्रेड और मुगल और मराठा जैसे ताकतों से उनका जो टकराव था उसने पुर्तगीज के पतन की कहानी लिख दी। उसके बाद आए डच। तो ये जो येलो कलर का रीजन है, नीदरलैंड्स जहां पे लिखा हुआ है, तो इस वाले रीजन से डच जो है वो भारत में आते हैं। तो डच ने इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया से अपना व्यापार एक्सपैंड करते हुए इंडिया में भी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की। उनका फोकस मेनली ट्रेड पर था, टेक्सटाइल, इंडिगो, सॉल्ट पीटर और ओपियम जैसे आइटम में। लेकिन डच का भी डिक्लाइन होता है। एम्बियोना मैसेकर के बाद इंग्लिश के साथ हुई उनकी राइवलरी बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गई और 1759 में बैटल ऑफ हुगली, विच इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ चिंसुरा और बैटल ऑफ बिदारा, उसमें हार के बाद उन्होंने इंडिया को अपना सेकेंडरी प्लेस बना दिया और अपना सारा ध्यान स्पाइस आइलैंड दैट इज इंडोनेशिया उस पर केंद्रित कर दिया। तो जब पुर्तगीज और डच व्यापार और कब्जा करने में बिजी थे, उस समय एक ताकत यूरोप से निकल चुकी थी जिसने भारत में आकर भारत का इतिहास ही बदल दिया। यानी कि इनका ब्रिटिशर्स का भारत में आना इतिहास का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और हम लोग के वीडियो का जो एजेंडा है वो है आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक वर्ल्ड मैप के थ्रू अगर आप देखें तो ओवरऑल यहाँ पे इस वाले लोकेशन में, इस वाले एरिया में ब्रिटेन है यूरोप में, और ये हमारा इंडिया एशिया में लोकेटेड है। तो ऐसे पूरा नेविगेट वगैरह करके ये लोग इंडिया आते हैं। क्यों आते हैं? तो बीच में अरब ट्रेडर्स थे यहाँ पे। ये जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था तो अरब ट्रेडर्स ने इस वाले रीजन पे कब्जा कर लिया था, वो कमीशन लगाते थे। ये वाला जो रीजन है ये रेड सी है, ये वाला रीजन रेड सी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आगे के सेगमेंट को। तो ब्रिटिशर्स का ईस्ट में आना, ट्रेड करना, ये जो सपना था ये कोई अचानक नहीं आया था। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन थी। एडवेंचर और सक्सेस की स्टोरीज ने लोगों का मन जीत लिया था और ऐसा ही एक नाम था सर फ्रांसिस ड्रेक। 1580 में फ्रांसिस ड्रेक ने पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था, यानी कि पूरे ग्लोब को सरकम नेविगेट किया था। 1577 में स्टार्ट किया था और 1580 में जाके ये कंप्लीट हो गया। और यह जो था ये नॉर्मल कोई ट्रेड मिशन टाइप का नहीं था, बल्कि यह एक डेयरिंग वॉयज था, यानी अभियान था जो ब्रिटिश नेवल स्ट्रेंथ का एक सिंबल बन गया। आप उस समय के बारे में सोच सकते हैं जब समुद्र में सफर करना लाइफ और डेथ का सवाल होता था, और इसमें एक इंग्लिश सेलर ने पूरे ग्लोब को सरकम नेविगेट कर दिया। इसने ब्रिटिश लोगों को यह दिखाया कि अगर चाहा जाए तो पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। और इससे देखो, उस समय स्पेनिश थे और पुर्तगीज थे, इनकी जो नेवी थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। तो जब ये पूरे ग्लोब को सरकम नेविगेट कर लेता है तब इनके डोमिनेंस को भी एक तरीके का चैलेंज मिलता है। और इसी बीच में एक और टर्निंग पॉइंट आता है। ये टर्निंग पॉइंट है स्पेनिश आर्मेडा का डिफीट। अब ये जो आर्मेडा वर्ड है, इसका जो रूट है, इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो स्पेनिश है। इसका मतलब होता है आर्म्ड, यानी आर्मेडा का क्या मतलब होता है? आर्म्ड या फिर आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड का सिंपल मतलब हो गया कि हथियारों से लैस, हथियारों से सुसज्जित। यानी कि नॉर्मल वे में आप समझो कि एक बहुत बड़ी फ्लीट का मतलब, बहुत बड़ी फ्लीट का मतलब हो गया कि उसमें युद्धपोत होंगे, नौसैनिक जहाज वगैरह होंगे जो कि हथियारों से हमेशा लैस रहेंगे। तो उस समय स्पेन का राजा था किंग फिलिप सेकेंड। किंग फिलिप सेकेंड ने स्पेनिश आर्मेडा को भेजा इंग्लैंड को इन्वेड करने के लिए, इंग्लैंड में घुस के हमला करने के लिए, घुसपैठ करने के लिए। लेकिन इंग्लैंड के जो सैनिक थे, वहां का जो डिफेंस सिस्टम था, उसने इनको डिफीट कर दिया। किसको? तो स्पेनिश आर्मेडा को। तो अब इंग्लैंड कोई छोटा सा यूरोपियन आइलैंड नहीं रहा।
ये एक राइजिंग नेवल पावर बन चुका था जो अब खुद भी एशिया और ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का प्लान बना रहा था। तो इन दोनों इवेंट्स यानी फ्रांसिस ड्रेक की वॉयस और स्पेनिश डिफीट ने ब्रिटिश ट्रेडर्स और सेलर्स एंड इवन द क्राउन को भी क्लियर मैसेज दे दिया कि अब हमारी बारी है, यानी कि अब ब्रिटिशर्स की बारी है। और इसी स्पिरिट के साथ 1600 में बनता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला कदम कमर्शियल प्रॉफिट के लिए, लेकिन ये कदम इंडिया के कॉलोनियल हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट भी बन गया। तो वहीं इंपैक्ट में मैंने इसी चीज का डिस्कशन किया है दैट दीज इवेंट्स सेट द स्टेज। कौन से इवेंट्स? ये फ्रांसिस ड्रेक का सर्कम नेविगेशन अराउंड द ग्लोब एंड द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेडा। तो ये जो इवेंट्स थे इन्होंने सेट कर दिया इंग्लैंड के एक्सपेंशन को एशिया वाले रीजन में भी, और ये लीड करता है, ये आगे की तरफ बढ़ता है कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो चार्टर साइन करती है। तो अब बात करते हैं उस मोमेंट की जहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का सफर शुरू होता है। 31 दिसंबर 1600, इस डेट को ध्यान रखना। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक रॉयल चार्टर इशू किया। इसका मतलब था एक ऑफिशियल सनद या अथॉरिटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाता था एक लीगल ट्रेडिंग बॉडी। अब ये जो चार्टर, रॉयल चार्टर साइन हुआ था, तो चार्टर का क्या मतलब होता है? तो इस पे मैंने डिस्कशन पहले ही कर दिया। जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है, जब उसमें हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर साइन किया था जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज के देशों के साथ व्यापार करने का एक्सक्लूसिव राइट मिला था, यानी विशेषाधिकार उनके पास था, एक तरीके के मोनोपोली थी। तो चार्टर का सिंपल मतलब होता है एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट जो कि किसी पर्सन को, किसी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को उस देश के रूलर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके तहत जिस किसी को भी ये चार्टर मिलता है उसके पास स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, उसके पास विशेषाधिकार होता है। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिल जाते हैं। तो इस चार्टर के जरिए एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। देखो नाम काफी बड़ा है, फिर भी इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसको 3 पार्ट में आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आप दिमाग में रखें गवर्नर, उसके बाद कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, फिर ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और इसको अगले 15 साल के लिए एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिल जाते हैं ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए। और ईस्ट इंडीज का साथ व्यापार 15 साल के लिए मिल जाते हैं इनको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स। और ईस्ट इंडीज का सिंपल मतलब होता है यहाँ पे कि पूरा एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड इवन साउथ ईस्ट एशिया, ये एक प्राइवेट कंपनी थी और प्राइवेट कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिले थे चार्टर के द्वारा। जो कंपनी का मेन एम था ना, वो था प्रॉफिट थ्रू ट्रेड, यानी ट्रेड के माध्यम से प्रॉफिट को अर्न करना। और उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था इंडिया के लग्जरियस गुड्स जैसे कि स्पाइसेस, कॉटन, इंडिगो एंड सिल्क एक्सेट्रा। ये सब लग्जरियस गुड्स थे उस समय। लेकिन एक बात आप समझो कि पेपर पे चार्टर मिलना, जैसे ब्रिटेन की महारानी ने, इंग्लैंड की महारानी ने उनको चार्टर तो प्रोवाइड कर दिया पेपर पे, तो पेपर पे चार्टर मिलना एक अलग बात थी। लेकिन असली चैलेंज था इंडिया में अपने पैर को जमाना, जहां पहले से ही पुर्तगीज और डच अपने पैर को जमा चुके थे और ये बहुत ही ज्यादा अपने ट्रेड में, टेरिटोरियल इंटरफेरेंस में ये बहुत ही ज्यादा बिजी थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी पोजीशनिंग को कैसे बनाया, तो ये अब हम लोग अगले सेगमेंट में समझते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा आता है प्रोग्रेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 टू 1619। अगर आपने पहले के वीडियोस को देखा है, पहले के 3 वीडियोस अगर आपने देखे हैं, तो 1608 यहाँ पे क्यों है ये आपको क्लियर कट समझ आ जाना चाहिए। 1608 इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था, जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे पुर्तगीज ने मुगल कोर्ट में अपने फेवर को खो दिया। जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो ब्रिटिशर्स का आगमन कब होता है, तो 1608 में ब्रिटिशर्स का आगमन होता है और वो है कैप्टन विलियम हॉकिंस।
कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में सूरत में पहुंचता है। सूरत गुजरात में एक लोकेशन है, तो सूरत में ये पहुंचता है। और जब ये सूरत पहुंचता है तो पुर्तगीज के द्वारा बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किया गया था, रेसिस्टेंस हुआ था इन पुर्तगीज के द्वारा कि विलियम हॉकिंस को दरबार में जाने से रोका जाए, इसको मुगल बादशाह तक पहुंचने ही नहीं दिया जाए। लेकिन फिर भी अप्रैल 1609 में यह मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में, जो कि उस समय आगरा में बैठता था, वहां पे यह पहुंच जाता है। और इसका उद्देश्य था कि मुगल एम्पायर के अंदर इंग्लिश कंपनी के लिए एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना। कहां पे? तो सूरत में। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो, एक चीज मैं यहाँ पे जरा बता दूं आपको मेडाइवल हिस्ट्री का, कि 1526 में मुगल एम्पायर की नींव रखी जाती है। और इस समय बाबर जो था वो रूलर था। 26 से 30 तक बाबर रूलिंग करता है। फिर 1530 से लेकर 1540 और फिर यहाँ पे हुमायूं रूल करता है, जो कि बाबर का बेटा था। फिर शेरशाह सूरी इस पे अटैक करता है और लगभग 15 साल तक सूरी डायनेस्टी राज करती है। फिर से 1555 में हुमायूं आता है और एक साल तक, यानी 1555 से लेकर 1556 तक वो राजा रहता है, बादशाह रहता है। लेकिन उसकी जो मृत्यु है वो दीन पनाह बिल्डिंग की लाइब्रेरी से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है अकबर, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक रहता है। अकबर के बाद आता है सलीम यानी कि जहांगीर, 1605 से लेकर 1627, यानी कि 1605 से लेकर 1627। विलियम हॉकिंस कब आ रहा है? तो 1608 में। दरबार में कब पहुंच रहा है? तो 1609 में। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब रूलर कौन होगा, मुगल एम्परर कौन होगा? तो जहांगीर, क्योंकि इसका टाइम पीरियड है 1605 से लेकर 1627 तक। तो अब देखो, ये दरबार में तो पहुंच जाता है, लेकिन पुर्तगीज का जो इन्फ्लुएंस था वो इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने इस परमिशन को रोक दिया कि ये सूरत में जाके फैक्ट्री बनाए। तो हॉकिंस को आखिरकार 1611 में आगरा से वापस लौटना पड़ा और ये जो मिशन था इसका वो फेल हो गया। लेकिन ये गेम यहीं पे खत्म नहीं होता है। ये जो गेम है इनका, ये यहीं पे खत्म नहीं होता है। 1611 में ही अंग्रेजों ने साउथ ईस्ट कोस्ट पर, देखो जो साउथ ईस्ट कोस्ट है, इस वाले रीजन में अंग्रेजों ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली 1616 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में एक प्रॉपर फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी। अब आता है एक गेम चेंजिंग मोमेंट। अब ये गेम चेंजिंग मोमेंट क्या है? तो जब 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने, यह ब्रिटिश कैप्टन था, कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगीज के साथ एक बैटल किया। पुर्तगीज का जो नेवल फ्लीट था उससे इसका बैटल हुआ, युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ स्वाली बोला जाता है। ये सूरत के समीप है। तो अंग्रेजों ने, यानी कि कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगीज को डिफीट कर दिया। इस जीत से जो मुगल कोर्ट था, मुगल कोर्ट को यह समझ आया कि ब्रिटिश कोई छोटी मोटी ट्रेडिंग पावर नहीं है, क्योंकि ये लोग तो पुर्तगीज को भी चैलेंज कर सकते हैं। और इस विक्ट्री के तुरंत बाद 1613 में, यानी कि 1613 के शुरुआत में ही एम्पेरर जहांगीर ने फाइनली अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का परमिशन दे दिया। और ये फैक्ट्री का जो चार्ज में था, यानी इस फैक्ट्री का जो हेड था, वो उस समय कौन था? तो थॉमस एल्डवर्थ। इसका नाम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना जरूरी है। तो सूरत में कब फैक्ट्री बनती है? तो सूरत, ये देखो गुजरात वाला रीजन हो गया, ये गुजरात का कोस्टल रीजन, तो यहाँ पे है सूरत। तो यहाँ पे कब फैक्ट्री बनती है? तो 1613 में। मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे प्रॉपर फैक्ट्री कब एस्टैब्लिश होती है? तो 1616 में। लेकिन ट्रेड की शुरुआत कब हो जाती है यहाँ पे? तो 1611 में। अब देखो, ब्रिटिश यहां भी रुकने वाले नहीं थे। 1615 में इंग्लैंड का राजा था उस समय किंग जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट ने अपना एक ऑफिशियल एम्बेसडर भेजा, शाही राजदूत भेजा जहांगीर के कोर्ट में, जिसका नाम था थॉमस रो। थॉमस रो लगभग 4 साल तक एम्पेरर के कोर्ट में रहता है, यानी कि 1615 से लेकर 1619 तक। देखो, ये कमर्शियल ट्रीटी तो फाइनलाइज नहीं कर पाया, कमर्शियल ट्रीटी ये फाइनलाइज नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मुगल एम्पायर के अलग अलग शहरों में, जैसे आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, बड़ौच हो गया, तो
तो इन सब रीजन में यह फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की ऑफिशियल परमिशन ले लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ पुर्तगीज का इंपैक्ट धीरे धीरे कम हो रहा था और दूसरी तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्वाइटली बट स्टेडली अपने रूट्स इंडिया में जमाने लगी थी। और ये जो था ना, ये तो बस एक शुरुआत था। अब देखो, फिर से आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक ऐसा जमाना जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आए अभी कुछ ही समय हुआ था, वो भारत में अपने नए नए कदम रख रही थी, एक फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी थी। मैप जब स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था तो आप देख सकते थे कि भारत से इसकी दूरी कितनी ज्यादा थी। तो ये एक फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन जब ये भारत आई थी तो इसकी सोच बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल थी, यानी इसकी पॉलिटिकल सोच बहुत बड़ी थी। ये कोई सिंपल बिजनेस ट्रिप नहीं थी, ये था एक वेल प्लान्ड पावर गेम का स्टार्ट। देखो, इस चीज में बहुत ज्यादा डिबेट और डिस्कशन होता है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो नॉर्मल ट्रेड करने आई थी या फिर शुरू से ही उसका एजेंडा था कि भारत को एक कॉलोनी बना के यहाँ पे रूल करना है और यहाँ पे लोगों को लूटना है। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। तो हमारा मुद्दा अभी वो नहीं है, हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ इसका देखेंगे हम लोग बाद में। लेकिन अभी हमारा मुद्दा है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक वेल प्लान्ड पावर गेम के साथ पावर गेम का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में देखो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अंग्रेजों को पुर्तगीज और डच से इनसे टक्कर लेनी पड़ी, और वो भी बस उस वक्त जब ये दोनों यूरोपियन पावर्स यानी पुर्तगीज और डच ये दोनों इंडियन ट्रेड में जम चुके थे। और इंग्लिश यानी अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि जीतने के लिए उन्हें गन नहीं बल्कि डिप्लोमेसी चाहिए। तो अब एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट देखिए, 1662 में इंग्लैंड का किंग कौन था? तो चार्ल्स सेकंड था। इंग्लैंड का किंग था चार्ल्स सेकंड। और जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी, उसका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। तो इन दोनों के बीच में एक मैरिटल अलायंस होता है, यानी इन दोनों की शादी हो जाती है। तो किसकी शादी हो रही है? तो ब्रिटेन के महाराज की यानी ब्रिटेन के राजा की और पुर्तगाल की राजकुमारी की। और आयरनी देखो, शादी में ये गिफ्ट क्या दे रहे हैं? तो ये शादी में गिफ्ट दे रहे हैं हमारे देश के बॉम्बे को। जो बॉम्बे हमारा रीजन था, मुंबई का नाम पहले बॉम्बे था, तो बॉम्बे को इन्होंने गिफ्ट कर दिया। शादी हो रही है ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच में, और गिफ्ट क्या दिया जा रहा है? कहां का क्षेत्र दिया जा रहा है? तो हमारे देश का क्षेत्र दिया जा रहा है। तो शादी के गिफ्ट में इनको मिलता है क्या? तो बॉम्बे। तो ये एक शादी हुई एक तरफ, और दूसरी तरफ एक पोर्ट सिटी का ट्रांसफर हो गया। तो ब्रिटिशर्स का आप डिप्लोमेसी देख लो कि इनका डिप्लोमेसी था वो कितना ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद देखो, क्योंकि बॉम्बे इसलिए दिया गया क्योंकि बॉम्बे पे उस समय पुर्तगीज ने लगभग इंपैक्ट बना रखा था। तो इस कारण से पुर्तगीज ने बॉम्बे जो है वो इनको दे दिया। किसको? तो जो ब्रिटेन का राजा था उसको। अब वो ब्रिटेन का जो राजा था वो 1668 में इस बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है, लेकिन एक एनुअल पेमेंट पे। हर एक साल 10 पाउंड इनको देना था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी हर एक साल 10 पाउंड जो है वो ब्रिटेन के राजा को भेजेगी, और उसके बदले में उसको बॉम्बे वाला रीजन मिल गया। तो अब देखो, अब सूरत का जो चार्म था वो खत्म हो जाएगा, और अब बॉम्बे से एक नया गेम स्टार्ट होगा। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये छोटे मोटे किंगडम से भी, यानी लोकल रूलर्स के साथ भी ये टैक्टिकल डील्स करते थे। अब इसी में आता है गोल्डन फरमान ऑफ गोलकोंडा। अब ये जो वर्ड है फरमान जो है यह एक हिस्टोरिकल टर्म है। यह मुगल एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में या फिर ऑटोमन एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया जाता है। और फरमान का सिंपल मतलब आप समझो शाही आदेश, यानी कि एक ऑफिशियल डेक्री होता है। और इसके ये जो होता है लगभग एक कानून के बराबर होता है, यानी राजा का आदेश, इसे समझ जाओ। तो गोल्डन फरमान ऑफ गोलकोंडा, यानी कि इंग्लिश कंपनी ने लोकल रूलर्स के साथ भी टैक्टिकल डील्स स्टार्ट कर दी। और 1632 में जो गोलकोंडा वाला रीजन था, गोलकोंडा के सुल्तान ने गोल्डन फरमान दिया जिससे कंपनी को टैक्स फ्री यानी कि ड्यूटी फ्री ट्रेड, अब उनको टैक्स नहीं देना था, टैक्स फ्री ट्रेड का राइट मिला। मतलब पैसा कमाना अब इनके लिए और ज्यादा आसान हो गया। अब इन्होंने एक और बहुत बड़ा मूव किया, एक और बहुत बड़ा स्टेप लिया इन्होंने। क्या स्टेप लिया?
तो इन्होंने, एक व्यक्ति था फ्रांसिस डे। जो फ्रांसिस डे था यह कंपनी का एक मर्चेंट था। यह चंद्रगिरी के रूलर के पास गया, चंद्रगिरी के रूलर के पास गया परमिशन लेने के लिए। तो किस चीज का परमिशन लेने के लिए? तो जो मद्रास वाला रीजन था वहां पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना, और वो भी नॉर्मल फैक्ट्री नहीं, एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री बनेगी और फैक्ट्री के चारों ओर किलेबंदी की जाएगी। यही जो फैक्ट्री था ये आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है, यानी सेंट जॉर्ज या जो किला था उसके नाम से ये जाना जाता है। और ये जो नाम है ना, ये आपको ये नाम भी याद रखना आपके लिए काफी जरूरी है। और बाद में यहीं चलकर ब्रिटिश सेटलमेंट का साउथ इंडिया में हेडक्वार्टर बनता है। लोकेशन देख लो आप, ये तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, फिर ये चेन्नई हो गया। चेन्नई को ही पहले मद्रास के नाम से लगभग जाना जाता था। अब देखो, अब ब्रिटिशर्स ने ईस्ट कोस्ट का जो पोर्ट था, यानी पूर्वी तट पे जो बंदरगाह थे, उधर भी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। यानी कि अब देखो, हरिपुर बालासोर, महानदी डेल्टा के पास है, हरिहरपुर बोलो या हरिपुर बोलो, और बालासोर ये उड़ीसा में लोकेटेड है। तो उस वाले रीजन में भी इन्होंने अपने पोर्ट को एस्टेब्लिश किया। कब? तो 1633 के अराउंड। यानी कि आप सिंपल अभी तक देख लो, अगर देखते हैं हम लोग, तो इन्होंने इधर सूरत वाले रीजन में भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था, फिर बॉम्बे भी इनको गिफ्ट में मिल गया था, फिर इधर चेन्नई वाले रीजन पे भी इन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन कर दिया है, मसूलीपट्टनम में भी इन्होंने अपना पैर जमा लिया है, फिर उड़ीसा वाला जो रीजन है वहां भी इन्होंने अपना पैर जमा लिया है। यानी कि देखो कैसे स्ट्रेटेजिकली ये इंटरकनेक्शन डेवलप कर रहे हैं, यानी इंटरकनेक्टेड ट्रेड नेटवर्क ये लोग डेवलप कर रहे हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं बंगाल की तरफ। तो समझ जाओ सिंपल सी बात कि ये सिर्फ फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का प्लान इनका नहीं था, ये एक साइलेंट कॉन्क्वेस्ट का फाउंडेशन था। कंपनी ट्रेड के नाम पे आई थी पर गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट लेकर। तो अब बात करते हैं हम लोग उस बंगाल की, जो मुगल एम्पायर का एक सबसे बड़ा अमीर, यानी सबसे ज्यादा अमीर और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोविंस था। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एडवांस था। और यही वजह थी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल का कंट्रोल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। उस समय का जो बंगाल था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, असम कुछ समय बाद अलग हो जाता है, इन सारे रीजन को मिला देंगे तब वो बंगाल कहलाता था। तो बहुत बड़ा रीजन था ये। तो आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 1651 में, जब शाह सूजा, शाह सूजा कौन था? तो ये बंगाल का सूबेदार था। शाह सूजा बंगाल का सूबेदार था और 1651 में इसने कंपनी को ट्रेड की परमिशन दे दी, बस एक शर्त पर। और वो शर्त क्या था कि हर साल 3000 रुपए का फिक्स्ड पेमेंट इसने कर दिया, यानी कि अंग्रेजों को हर साल 3000 रुपए देने हैं, और उसके बदले में अंग्रेजों के जितने भी टैक्स वगैरह होंगे वो सारे टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। इस परमिशन के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में भी कई सारी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की, जैसे हुगली, कासिम बाजार, पटना, राजमहल। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, असम बाद में हट जाएगा, ये सारे जो पोर्शंस थे ना, ये सब मिलाकर केवल बंगाल कहलाते थे। इसलिए यहाँ पे पटना आता है, राजमहल, ये सब चीजें आ रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। लेकिन फिर भी देखो सब कुछ इतना भी स्मूथ नहीं था जितना आपको लग रहा है, क्योंकि जो लोकल मुगल ऑफिसर्स थे वो बार बार टोल्स और ड्यूटीज के नाम पे कंपनी को परेशान करते रहते थे। तो कंपनी का प्लान था एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट बनाना हुगली के समीप, ताकि अगर जरूरत पड़े तो फोर्स का यूज किया जा सके। तो 1682 में विलियम हेज, जो बंगाल का पहला इंग्लिश गवर्नर था, उसने बंगाल के नवाब शाइस्ता खां से कंप्लेन किया। पहले 1651 के अराउंड बंगाल का नवाब कौन था? ये आप देखें, अभी मैंने आपको बताया था 1651 के अराउंड बंगाल का नवाब था शाह सूजा, लेकिन अब यहाँ पे नाम आ रहा है शाइस्ता खां। तो जो सूबेदार है, सूबेदार जो है वो चेंज हो चुका है। तो बंगाल का सूबेदार अब बन चुका है शाइस्ता खां। विलियम हेज जो है यह एक फर्स्ट इंग्लिश गवर्नर है बंगाल का। इसने शाइस्ता खां से कंप्लेन किया
कि जो मुगल ऑफिस जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज्यादा उन्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस कंप्लेन का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि शाइस्ता खान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस कारण से अब अंग्रेजों और मुगलों के बीच में यानी बंगाल वाले रीजन में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और 1686 में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है। मुगल्स ने क्या किया कि मुगल्स ने, अब देखो मुगल्स कमजोर तो थे नहीं उस समय, मुगल्स ने हुगली को सैक कर लिया, ठीक है। और जवाब में अंग्रेजों ने भी थाने फोर्ट, जो कि आज का गार्डन रिच है, थाने फोर्ट को इन्होंने सीज कर लिया, वहां पे कैप्चर कर लिया। बालासोर और ईस्ट मिदनापुर को इन्होंने लूट लिया। लेकिन फिर भी अंग्रेजों को हुगली छोड़ना पड़ा, हुगली वाला रीजन छोड़ना पड़ा और उन्हें एक अनहेल्दी जगह एवर गंगा के माउथ पे शिफ्ट होना पड़ा। अब एंट्री होती है जॉब चारनोक की। जॉब चारनोक की एंट्री होती है। जॉब चारनोक एंट्री करने के साथ ही यह मुगल्स के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर देता है और उसके बाद फरवरी 1690 अगस्त 1690 के अराउंड जो ब्रिटिशर्स थे वो सूता नदी वाले रीजन में, सतगांव के बगल वाले रीजन में वो उनकी री एंट्री स्टार्ट हो जाती है। और फिर से 10 फरवरी 1691 को यानी कि 10th of Feb 1691 मुगल एम्परर ने एक फरमान इशू किया जिसमें इंग्लिश को यानी अंग्रेजों को ट्रेड करने की परमिशन मिल गई, वहीं 3000 के एनुअल पेमेंट के बेसिस पे। फिर देखो एक और पॉइंट यहां पे आता है। शोभा सिंह जो थे ये एक जमींदार थे। वर्धमान एक रीजन है बंगाल वाले एरिया में, तो वहां के जमींदार थे शोभा सिंह। तो शोभा सिंह जो थे 1696 में इन्होंने रिबेलियन स्टार्ट किया, विद्रोह करना स्टार्ट किया और इस कारण से कंपनी को अब एक एक्सक्यूज मिल गया कि उनका जो बंगाल वर्धमान वाले रीजन में जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट अब खतरे में है, यानी अंग्रेजों की जान अब खतरे में है। तो इस कारण से उनको अपने सेटलमेंट को फोर्टिफाई करने का परमिशन देना चाहिए। तो साथ ही साथ अब 1696 में फोर्टिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया और 1698 में अंग्रेजों ने सूतानदी, गोविंदपुर और कालीघाट ये 3 गांव खरीद लिए जमींदारी राइट्स के साथ। कितना पे? तो 1200 के पेमेंट पे। तो 1700 में उन्होंने यहां पे बनाया अब फोर्ट विलियम, जो कि ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बन गया। और इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो चार्ल्स आयर। ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। पहला देखा हमने कौन सा? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब यहां पे आता है फोर्ट विलियम। देखो बॉम्बे को भी इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, तो आप देखोगे जब पढ़ोगे तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बार बार जिक्र में आएगा। फिर उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास वाले रीजन में भी इन्होंने सेंट जॉर्ज बनाया था जो फोर्ट था। फिर आप देखो तो अब कलकत्ता वाले रीजन में भी फोर्ट विलियम बनाते हैं। तो यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी रहती है, यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। अब देखो, अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड कर रही थी एक फिक्स्ड पेमेंट के बदले। कितना था? तो 3000 रुपए। लेकिन अब एक ऐसा मोमेंट आता है जिसने कंपनी को मुगल कोर्ट में एक अलग लेवल की लेजिटिमेसी दे दी और वो मोमेंट था 1715 में जॉन सरमन का मिशन। जॉन सरमन जो था वो एक इंग्लिश मिशन का हेड था जिसे मुगल एम्परर फारूक सियार के कोर्ट में भेजा गया था। और ये कोई आम मिशन नहीं था, ये मिशन था डिप्लोमेसी, गिफ्ट और फ्लैटरी का कॉम्बो। और इसका रिजल्ट के तहत 3 फरमान मिले जो कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहलाए। अब ये फारूक सियार कहां से आ जा रहा है? तो ये सब भी मेडाइवल हिस्ट्री का पोर्शन है। तो मैंने आपको बता दिया था कि 1627 तक जहांगीर था, 27 से 58 तक आता है आपको शाहजहां, 1658 से लेकर 1707 तक आपको रहता है औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 3 मार्च, कहीं कहीं 4 मार्च भी लिखा होता है। तो इस समय इसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में। फिर इसके बाद वीक मुगल्स आते हैं, उनमें वॉर ऑफ सक्सेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, कोर्ट पॉलिटिक्स दैट इज फैक्शनलिज्म वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया रहता है। तो 65 वर्षीय बहादुर शाह राजा बनता है, बादशाह बनता है, 1707 से लेकर 12 तक रहता है। फिर 12 से लेकर 13 तक आपको रहता है जहांदार शाह। फिर 13 में आता है आपको फारूक सियार, जो कि 13 से यानी कि 1713 से लेकर 1719 तक रहता है,
इसके बाद रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, मोहम्मद सारंगीरा, आलमगीर, ये बहुत सारे शासक आते हैं। तो 1715 यानी कि कौन होगा यहाँ पे बादशाह? तो फारुखसिया। तो फरमान कौन जारी करेगा? तो सिंपल सी बात है, फारुखसिया। तो अब देखो, फारुखसियार ने फरमान जारी कर दिया। अब इस फरमान में कौन कौन से मेन प्रोविजंस थे, तो इसको एक एक करके देखते हैं एरिया वाइज। बंगाल वाले रीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सब एडिशनल ड्यूटीज से छूट मिल गई। बस एक कंडीशन थी कि पहले से जो 3,000 रुपए फिक्स हैं वो एनुअल पेमेंट कंटिन्यू रहेगा। सबसे बड़ा टूल मिला कंपनी को दस्तक सिस्टम का अधिकार। मतलब कि दस्तक मतलब एक ऐसा पास जिससे कंपनी अपने माल को बिना रुकावट के बंगाल में मूव कर सकती थी। कंपनी को कलकत्ता के आसपास और ज्यादा जमीन रेंट पे लेने की परमिशन मिल गई। अब बात करते हैं हैदराबाद वाले रीजन में। तो कंपनी के जो पहले से ट्रेड प्रिविलेजेस थे, दैट इज टैक्स फ्री ट्रेडिंग, उनको कंफर्म कर दिया गया। सिर्फ मद्रास के लिए जो रेंट चल रहा था उसे कंटिन्यू करने को बोला गया, लेकिन कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा, एडिशनल पेमेंट नहीं रहेगा उस पर। फिर सूरत वाले रीजन की अगर बात करते हैं इस फरमान के प्रोविजंस में, तो यहां भी इनको जैकपॉट मिला। सिर्फ 10,000 रुपए के एनुअल पेमेंट पे के बदले सारे ड्यूटीज से इनको छूट मिल गई। एक और बड़ी बात, बॉम्बे में जो कंपनी अपना कॉइन्स मिंट कर रही थी, उन कॉइन्स को पूरे मुगल एम्पायर में लीगल टेंडर बना दिया गया। तो ये बात समझा जा सकता है सिग्निफिकेंस के तौर पे कि ये जो फरमान था वो ब्रिटिश के लिए गेम चेंजर था। इन्होंने कंपनी को ट्रेडिंग पावर से ऊपर एक सेमाई पॉलिटिकल एंटिटी बना दिया। इंग्लिश जो ट्रेड था उसको लेजिटिमाइट कर दिया बंगाल, गुजरात, साउथ इंडिया में। जो कमर्शियल ऑटोनॉमी थी उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया, सेमी पॉलिटिकल एंटिटी बना दी। लेकिन ये भी सच है कि ये सारे कंसेशन डिप्लोमेसी और फ्लैटरी से मिल तो गए, लेकिन पूरी मोनोपोली इनकी तब आती है जब फ्रेंच को यानी फ्रांसीसियों को ये लोग डिफीट कर देते हैं। जो बैटल ऑफ वांडीवास होता है उसमें जब फ्रेंच को ये लोग डिफीट करते हैं, इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में, जब हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बस ये बताना चाहता हूं कि इस समय तक भी इतना डिप्लोमेसी और फ्लैटरी के बाद भी ये पूरी मोनोपोली को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग फ्रेंच को डिफीट करते हैं तब जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना रास्ता क्लियर करती है टुवर्ड्स फुल कंट्रोल ओवर इंडिया। अब एक और इंपॉर्टेंट यहां पे सब टॉपिक आता है, मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनीज। इसका क्या मतलब है? तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को और भी ज्यादा कंसोलिडेट कर देता है। 1688 में होता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। यानी कि 1688 के बाद जब इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है तो नए पॉलिटिकल प्लेयर जैसे विग्स काफी स्ट्रांग हो गए पार्लियामेंट में। इन लोगों ने अपोज किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को समाप्त किया जाए। उनका कहना था कि एक ही कंपनी को पूरा ट्रेड का हक देना अनफेयर है। देखो ये जो टॉपिक है ना ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, तो इस पे डिटेल में डिस्कशन हमें नहीं करना, लेकिन फिर भी हल्का सा मैं आपको आइडिया देते रहा। ये रेवोल्यूशन जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसने ना सिर्फ ब्रिटिश पॉलिटिक्स को बदला बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्यूचर को भी इसने इन्फ्लुएंस किया। इस रेवोल्यूशन में इंग्लैंड के कैथोलिक किंग जेम्स सेकंड को पीसफुली हटा दिया गया बिना किसी लड़ाई के। एक सिंपल सी बात आप जानते ही होंगे कि जब कभी भी किसी भी देश के राजा को हटाना होता था तो बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज होती थी, बहुत सारे बैटल्स, वॉर, ये सारी चीजें लड़ी जाती थी, उसके बाद उसको हटाया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो कैथोलिक किंग था जेम्स सेकंड, उसको पीसफुली हटा दिया गया बिना किसी लड़ाई के। इस कारण से इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोला गया। अब पार्लियामेंट ने प्रोटेस्टेंट लीडर विलियम ऑफ ऑरेंज और उसकी वाइफ मैरी को इंग्लैंड का राजा बनने के लिए इनवाइट किया। विलियम और मैरी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया और ये बना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का टर्निंग पॉइंट। यानी कि अब देखो पार्लियामेंट का पावर अब बढ़ जाएगा और मोनार्की का कंट्रोल कम हो जाएगा, यानी राजा का पावर कम हो जाएगा और जो पार्लियामेंट होगी, जो संसद होगी, उसका पावर बढ़ जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी पार्लियामेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया। विग पार्टी जो पार्लियामेंट में स्ट्रांग थी, उन्होंने कंपनी के मोनोपोली राइट्स का विरोध किया और इससे ही शुरू होती है दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी, जो आगे चलकर 1708 में मर्ज कर दी गई थी।
तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो इन सारे प्रेशर के चलते, यानी विग पार्टी के प्रेशर के चलते एक नई राइवल कंपनी बनाई गई, जिसने अपना एक एम्बेसडर विलियम नॉरिस को मुगल कोर्ट में परमिशन लेने के लिए भेजा। किस चीज का परमिशन? तो ट्रेड करने का। उस समय कौन होगा? तो औरंगजेब। तो ट्रेड करने के लिए का परमिशन के लिए इन्होंने भेजा, लेकिन ये जो कंपनी थी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसको परमिशन नहीं मिला। ना तो ये ट्रेड में धमाका कर पाई, ना ही मुगल कोर्ट में इफेक्टिव हो पाई। तो फाइनली इस राइवल कंपनी को, और जो पहले से कंपनी चली आ रही थी, उन दोनों को ब्रिटिश क्राउन और पार्लियामेंट के प्रेशर के कारण 1708 में मर्ज कर दिया गया और इसका नया नाम रखा गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। क्लियर? तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि ये कंपनी बन गई वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1708 से लेकर 1873 तक इंडिया में ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन रखने वाली थी। ये जो मर्जर था ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसमें इंग्लैंड ने इंडिया के ट्रेड को अपने हाथों में स्ट्रांगली ले लिया। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पे माइंड में आना चाहिए आपको कि 1708 तो समझ आ रहा है कि ठीक है, दोनों कंपनी को मर्ज कर दिया गया, 1873 क्यों लिखा गया? क्योंकि अगर आपने हल्की सी भी पॉलिटी पढ़ी होगी या फिर वीडियो लेक्चर मेरा देखा होगा तो वहां पे हमने ये डिस्कशन किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था, उसके पॉलिटिकल फंक्शंस को छीन लिया गया था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसका एस्टैब्लिशमेंट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत किया गया था, उसको भी अब एबॉलिश कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद, क्योंकि रिवोल्ट हुआ रहता है 1857 में, दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो अब देखो, जो लीगली जब कंपनी को कब समाप्त किया था? एक एक्ट के तहत। वो एक्ट 1873 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है और इस एक्ट के थ्रू कंपनी के सारे स्टेक्स को खत्म कर दिया गया, सब कुछ कंपनी को पूरी तरीके से, यानी कि लीगली कंपनी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे 1873 बुक में मेंशन। तो सारी चीजें अब हमें समझ आ गई। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं हम। तो कंक्लूजन वही होगा जो भी मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो में पढ़ाया है। तो बोल सकते हैं हम लोग कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई, जिसे सिर्फ बिजनेस करने का लाइसेंस मिला था, लेकिन धीरे धीरे डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल शिफ्ट और स्ट्रेटेजिक मूव्स के साथ इसने इंडिया में अपनी जड़ें मजबूत कर दी। क्वीन एलिजाबेथ का चार्टर हो या फिर हॉकिंस और थॉमस रो का डिप्लोमेटिक एफर्ट या फिर बॉम्बे जैसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का मिलना शादी के गिफ्ट में, ये सब एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा था। और जब इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर को बदल दिया और 1708 में एक नई यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने जन्म लिया, जो सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि इंडिया में ब्रिटिश राज का फाउंडेशन बनाने वाली पावर थी। तो ये था कंपनी रूल का अर्ली फेज, जहां गन्स से ज्यादा डिप्लोमेसी और फार साइटेड प्लानिंग ने काम किया। तो यहाँ पे अब हम लोग का पूरा जो कंटेंट है वो समाप्त होता है, लेकिन वीडियो जैसे आप लोग पूरा देखें तो तुरंत ही ये मैंने प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। तो वीडियो खत्म होने के साथ ही आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से लेक्चर को सुना है और आपको कितना ज्यादा लेक्चर समझ आया। और उसके बाद में आप इसको मेंस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया है उसे आप लगभग 150 शब्दों में लिखने का ट्राई भी करें। तो अब यहाँ पे वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।